सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में तमाम अहम खबरें आपके पास होंगी। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भारत सबसे बेहतरीन जगह। सिंगापुर फिनटेक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन। भारत की विकास यात्रा में गिनाए फिनटेक के 6 बड़े फायदे। एपेक्स ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को बताया बेहतरीन व्यापारिक वार्ताकार। व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के लिए जताया आभार। दोनों देशों के बीच संबंधों को स्वतंत्रता, समृद्धि और शांति के लिए बताया जरूरी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 18 सीटों पर रिकॉर्ड 76.28% मतदान। 2013 से 0.35% ज्यादा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। मध्य प्रदेश और मिजोरम में नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। संचार उपग्रह GSAT-29 का आज शाम श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। देश के दूर दराज के इलाकों में संचार जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद। इसरो प्रमुख ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर होगा ये अभियान। और 1 साल से भी ज्यादा समय की वार्ता के बाद यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट डील के मसौदे पर बनी सहमति। ब्रिटिश कैबिनेट की आज होने वाली आपात बैठक में समझौते की रूपरेखा की होगी पड़ताल। ब्रेक्जिट विरोधियों ने संसद में समझौते के खिलाफ मतदान की कही बात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भारत को सबसे बेहतरीन जगह बताया है। सिंगापुर फिनटेक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में फिनटेक के 6 बड़े फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि एक्सेस यानी पहुंच, इंक्लूजन यानी समावेशी, कनेक्टिविटी यानी संपर्क, ईज ऑफ लिविंग, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को फिनटेक के 6 बड़े फायदे बताए। ये पहली बार है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष ने फिनटेक यानी वित्तीय और प्रौद्योगिकी उत्सव को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने एपेक्स ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक इनोवेशन और एंटरप्राइज ने काफी धूम मचाई है और फिनटेक का भविष्य भारत में काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपए के जरिए पेमेंट कार्ड की पहुंच सभी तक हो रही है। कार्ड से लेकर QR कोड तक डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। There is an explosion of fintech innovation and enterprise in India. It has turned India into a leading fintech and startup nation in the world. The future of fintech and Industry 4.0 is emerging in India. Our youth are developing apps that are making the dream of paperless, cashless, presenceless, and yet safe and secure transactions possible for all. That is the wonder of India's tech, simply the largest set of application programming interface in the world. They are using artificial intelligence, blockchain, and machine learning to create solutions for banks, regulators, and consumers. And they are also embracing our nation's social missions, from health and education to microcredit and insurance. This enormous talent pool in India
benefits from the ecosystem created by initiatives such as Digital India and Startup India, and by supportive policies, incentives, and funding programs. It also helps that India has the largest data consumption in the world and the cheapest rates for data, and one of the top nations in fintech adoption. So, I say this to all the fintech companies and startups: India is your best destination. The economies of scale achieved in India by the LED bulb industry allowed this energy-efficient technology to become more affordable globally. Likewise, India's vast market can enable fintech products to achieve scale, reduce risks and cost, and go global. Friends, in short, the Indian story shows 6 great benefits of fintech: access, inclusion, connectivity, ease of living, opportunity, and accountability. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने फुलेट्रोन होटल में शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके हार्दिक स्वागत के लिए सिंगापुर में रहने वाले भारतीय समुदाय का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि वो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय समुदाय के स्नेह से बेहद प्रभावित हुए। इतनी सुबह हल्की बारिश के बावजूद भव्य स्वागत ने उनके दिल को छू लिया। भारतीय समुदाय पर देश गर्व करता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारतीय समुदाय ने दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी सिंगापुर यात्रा है और वो 5वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदारी आसियान और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमारे लगातार संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि सिंगापुर की उनकी यात्रा इन देशों के साथ साझेदारी विकसित करने में गति देगी। उन्होंने आसियान और पूर्व एशिया के शिखर नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की उम्मीद जताई। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दूसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक में शामिल होंगे, जहां 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आर्थिक समझौतों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस समेत कई नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। उनका सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर यात्रा के दौरान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान भारत अनौपचारिक बैठक, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वार्ता में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों की नेताओं की ये पहली बैठक है। Act East policy, we have continued engagement with our eastern neighbors. The ASEAN region, together with India, is actually one of the most dynamic economic spaces today. If you look at it, we have a combined population of 1.9 billion, which is a quarter of the world's population, and the combined GDP of 5 trillion. So India-ASEAN is essentially a very important economic blocking. प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शहर, समुद्री सहयोग और सीमा पार आतंकवाद शामिल हैं। प्रधानमंत्री दूसरी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक में भी शिरकत करेंगे, जहां सदस्य देशों के नेता पिछली बैठकों में हुए समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। स्वदेश लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत सिंगापुर हैकाथॉन के प्रतिभागियों से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के लिए आभार जताया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली उत्सव के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना समेत भारतीय अमेरिकी मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ गहरे रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के लिए आभार जताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को स्वतंत्रता, समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। I am grateful for my friendship with Prime Minister Modi. We're trying very hard to make better trade deals with India, but they're very good traders. They're very good negotiators, you would say, right? The best. So we're working, and it's moving along. India is the world's largest democracy, and the relationship between our two countries can act as a bulwark for freedom, prosperity, and peace. As we light the Diya in the White House, and we join in the fellowship with all of those who light lamps in their own homes, cities, and places of worship. America is a land of faith, and we are truly fortunate to have these wonderful traditions woven into the tapestry of our national life. माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वैश्विक संवाद के महत्व पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद डॉर्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की तस्वीरें साझा की। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस माध्यम का उपयोग करके खुश हैं और यहां उन्होंने कई अच्छे दोस्त बनाए हैं और रोज लोगों की रचनात्मकता को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान और जीवन को आसान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की विज्ञान टेक्नोलॉजी सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान और विकास करने के लिए विद्यार्थियों को जिला और क्षेत्र स्तर की अटल नवसृजन प्रयोगशालाओं से जोड़े जाने की भी जरूरत बताई। और अब बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में पहले दौर में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले दौर की 18 सीटों के लिए 12 नवंबर को हुए मतदान में 76.28% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.35% से ज्यादा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में पहले दौर में 75.93% वोट पड़े थे। नक्सलियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए लोगों ने जमकर मतदान किया। सबसे अधिक 85.15% मतदान डोंग गांव में हुआ। सुकमा जिले के पालमबुड़ा और दंतेवाड़ा के मुलर और निलवाया 3 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां लगभग 15 वर्षों के बाद लोगों ने वोट डाले। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दौर में 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा समेत कई जगहों पर रैलियां की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर किसानों, महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सबसे पहले, और छत्तीसगढ़ के किसानों आप अच्छी तरह सुनो, सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद पहला काम और 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ करके दिखाई देता है।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कल रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत 2019 में बीजेपी की जीत का आधार रखेगा। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की खामियों को गिनाया। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को पीछे की ओर धकेल दिया था, तो वहीं बीजेपी सरकार ने प्रदेश को विकास की राह में और राज्यों से सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने गड्ढों वाला प्रदेश दिया, मैंने 1.5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिए। इससे कांग्रेस को गुस्सा आता है। उनने अंधेरों का मध्य प्रदेश दिया था, गांव में बिजली आती नहीं थी, मैंने गरीब के घर में भी बिजली का कनेक्शन देके उसके घर में भी रोशनी फैला के उजाला कर दिया। इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। उन्होंने 1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। अकेले रीवा जिले में 6.25 लाख एकड़ जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था करके किसानों को दे दी। इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। चुनाव आयोग की टीम ने मध्य प्रदेश में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। दौरे के पहले दिन उन्होंने इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम डिवीजनों के 18 जिलों के विभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मतदान करने के लिए युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रोत्साहित किया जाए। चुनाव आयोग की टीम ने मंगलवार को भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 11 दिसंबर को की जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 28 नवंबर को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती यहां पर भी 11 दिसंबर को ही होगी। चुनाव आयोग की टीम ने मध्य प्रदेश में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है और मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, चुनाव आयुक्तों सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। दौरे के पहले दिन कुछ और अहम खबरें। राफेल सौदे पर विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रम्पियर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने राफेल सौदे को लेकर दसॉल्ट रिलायंस जॉइंट वेंचर को लेकर दिए गए विवरणों को गलत बताया। एरिक ट्रम्पियर ने कहा कि रिलायंस को उनकी कंपनी ने खुद चुना है। उन्होंने कहा कि रिलायंस के अलावा 30 और भी साझेदार हैं। कंपनी के सीईओ के मुताबिक भारतीय वायुसेना सौदे का समर्थन कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए लड़ाकू विमानों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत सौदे किए हैं, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। एरिक ट्रम्पियर ने कहा कि कंपनी को कांग्रेस के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। भारत में पहला सौदा 1953 में हुआ था। I said we decided to go ahead with the group Reliance. Within the group Reliance, they are brothers, but they still have their mother. They are together the sons of the former lead of the company, Ambani, and it's a big group. So it was totally in line with the family group to go ahead with Reliance. He is right, because if I break the law in my country, I will have to face problems, which is not the case. I mean, I am totally clean in front of the laws of my country. I am French, I live in France, my company has more than 100 years, so we are totally clean in France. We are also totally clean as far as Dassault is concerned in India.
So everyone is looking at Dassault for a long time. It has always been the case. So if we would have made something wrong, it would have been known. But I have to answer to this question to the officials of the country. The official of my country, I know them very well. The officials of India is the government of India with their own rules. So everyone from the official asking me question, I will answer to the question. I'm totally transparent. सरकार ने 8 उग्रवादी संगठनों पर पाबंदी अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्वोत्तर के इन गुटों पर रोक जारी रखने का फैसला किया गया है। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, प्रीपाक, आरपीएफ, केसीपी, केवाईकेएल शामिल हैं। इन सभी पर देश विरोधी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन्हें प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बाद उनके मंत्रालय के कामकाज का जिम्मा अन्य सहयोगियों को सौंप दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संसदीय कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्रालय का जिम्मा है। वहीं केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा सदानंद गौड़ा सांख्यिकी मंत्रालय का पदभार पहले से संभाल रहे हैं। देश भर में दूध की गुणवत्ता को लेकर खाद्य नियामक प्राधिकरण की तरफ से देशव्यापी सर्वे किया गया है, जिसके नतीजे लोगों को राहत देने वाले हैं। नियामक का कहना है कि देश में लोगों के घरों में पहुंच रहा दूध उनकी सेहत के लिहाज से सुरक्षित है। देश में मिलावटी दूध को लेकर सामने आने वाली खबरों के बीच एक राहत की खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कहा है कि देश में बिकने वाला दूध सुरक्षित है। इसके लिए देशव्यापी सर्वे का हवाला दिया गया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में 6 महीने तक चला। खाद्य नियामक FSSAI के CEO पवन कुमार अग्रवाल ने कहा है कि लोगों को दूध की गुणवत्ता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। रॉ मिल्क में क्वालिटी की समस्या ज़्यादा देखी गई है। उसके कारण का अभी विश्लेषण किया जाएगा। उसमें हो सकता है कि पानी मिलाने से वो दूध को डाइल्यूट किया जा रहा हो, लेकिन पानी मिलाने से अगर दूध को डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें पब्लिक हेल्थ कंसर्न कोई विशेष नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग दूध को बॉयल करने के बाद में पीते हैं। इस सर्वे में देश भर के 1100 छोटे छोटे शहरों को शामिल किया गया है और दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए 6432 सैंपल लिए गए। इनमें भी 3825 सैंपल रॉ थे, जबकि 2607 सैंपल प्रोसेस थे। इन नमूनों की जांच के लिए महज 12 सैंपल ही ऐसे निकले जो खाद्य नियामक के मानक स्तर को पास नहीं कर पाए। इससे पहले FSSAI ने साल 2011 में भी दूध की गुणवत्ता को लेकर बड़े स्तर पर सर्वे किया था। तब ऐसी खबरें आई थीं कि करीब 70% सैंपल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक सही नहीं निकले। लेकिन इस बार FSSAI ने उन खबरों को भी झूठा और भ्रामक करार दिया। FSSAI के मुताबिक मिलावटी दूध को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। 2011 की सर्वे में जो पाया गया था, उसमें SNF और फैट और क्वालिटी का इश्यू ही पाया गया था। उन्होंने उसमें एक एडिशनल पैरामीटर जोड़ दिया था, स्किम्ड मिल्क पाउडर। उसमें जो सेफ्टी के पैरामीटर्स आए थे, उसमें केवल 3 सैंपल पूरे सेफ्टी के पैरामीटर में फेल हुए थे। केवल 3 सैंपल आउट ऑफ 1779 सैंपल। खाद्य नियामक FSSAI फिलहाल उन 12 सैंपलों की दोबारा जांच करेगा जो हाल ही में हुए देशव्यापी सर्वे में फेल हुए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित नेहरू ने भारत के मौजूदा स्वरूप की नींव रखी। वो बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से मशहूर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने उनके समाधि स्थल शांति वन जाकर श्रद्धांजलि दी।
पंडित नेहरू की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि देश को प्रारंभिक वर्षों में जिन प्रखर विद्वान और संकल्प के प्रति समर्पित नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ, उनमें नेहरू जी का स्मरण प्रमुखता से किया जाता है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने पंडित नेहरू की जयंती पर बाल दिवस की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि स्वतंत्रता संग्राम और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पंडित नेहरू ने योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उसे ये ऊंचाई देने का श्रेय काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित नेहरू का जन्म आज ही के दिन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1912 में बैरिस्टर बने और उसी साल स्वदेश लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। हालांकि उन्होंने जल्द ही राजनीति का रुख किया। 1912 में बिहार के बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। नेहरू इसी साल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन में वो गांधी के काफी नजदीक आए। कांग्रेस के साथ नेहरू का राजनीतिक प्रशिक्षण 1919 से 1929 तक चला। 1923 और फिर 1927 में वो 2-2 साल के लिए पार्टी के महासचिव रहे। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 1 साल से भी ज्यादा समय की वार्ता के बाद यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट डील के मसौदे पर सहमति बन गई है। ब्रिटिश कैबिनेट की आज होने वाली आपात बैठक में समझौते की रूपरेखा की पड़ताल होगी। हालांकि ब्रेक्जिट विरोधियों ने संसद में समझौते के खिलाफ मतदान की बात कही है। I don't see how you can support it from a democratic point of view. I don't see how a unionist can support it, and I don't see how you can support it if you believe in the political, economic freedom of this country. So, if you ask my question, am I going to vote against it? The answer is yes. बात खेलों की। हांगकांग बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पी कश्यप ने टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफिकेशन में कश्यप ने चीनी ताइपे के सुजेन हाओ को हराया। अब कश्यप का सामना इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका से होगा। वहीं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की मिश्रित युगल जोड़ी ने पहले दौर के मुकाबले में वैंग शीलिन और ली शियासिन की चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-16, 19-21, 21-14 से हराया। उधर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, समीर वर्मा, बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार में छठ का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। आस्था का पावन छठ पर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हो गया। इस दौरान चारों तरफ छठ के गीत गूंजे और उत्सव का माहौल देखने को मिला। बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों में लोक आस्था का पर्व छठ पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य की उपासना के इस पर्व के दौरान निर्जला उपवास रखने की परंपरा है। नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को पारंपरिक तौर पर सजाया गया।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में देखिए महापर्व छठ। नमस्कार।